तो बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन, जिसका एक लेक्चर हमने कर लिया था, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कि उस एक लेक्चर में हमने क्या करा था। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि प्रोडक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट्स लगाते हैं और इनपुट्स की मदद से फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनपुट्स लगाने के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, चलो अभी तो ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें इनपुट्स हम लगाते हैं और जिसकी हेल्प से आउटपुट बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। अब इनपुट्स जो हम लगाने की बात कर रहे हैं वो इनपुट्स हमने पढ़े थे कि दो टाइप के होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स वो होते हैं जो आमतौर पर चेंज नहीं होते, जैसे जमीन हो गई या मशीन हो गई, यानी मतलब कुछ भी ऐसे इनपुट्स जो चेंज नहीं होते। तो मैंने एग्जांपल लिया था लेक्चर 1 के अंदर कि सपोज हम पंखा बना रहे हैं, हमारा आउटपुट है फैन, हम पंखे बनाते हैं। तो पंखा बनाने के लिए हम कुछ ऐसी इनपुट्स लगाएंगे जो एज इट इज रहेंगे, जितनी मशीन है उतनी ही रहेगी, जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी। तो उन इनपुट्स को फिक्स्ड इनपुट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल इनपुट्स वो होते हैं जो चेंज हो जाएंगे, जैसे लेबर। ज्यादा पंखे बनाओगे तो ज्यादा लेबर चाहिए, कम पंखे बनाओगे तो कम लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ इनपुट्स ऐसे थे जो चेंज हो जाते हैं। तो ये पढ़ा था। फिर मैंने उसके अंदर बताया था कि 3 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है वेरी शॉर्ट रन। वेरी शॉर्ट रन का मतलब ये होता है जिसमें सारे इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि कोई भी इनपुट चेंज नहीं होगा, जिसमें सारे ही इनपुट्स ऐसा माना जाता है कि फिक्स्ड होते हैं। वेरी शॉर्ट रन मान लो आपके पास 2 मिनट का समय हो, तो 2 मिनट में आपको बोला जाए कि क्या आप लैंड बड़ा कर सकते हो, मशीन बड़ी कर सकते हो या लेबर की संख्या बढ़ा सकते हो, नहीं। तो वेरी शॉर्ट रन उसको बोलते हैं जिसमें सारे ही इनपुट्स फिक्स्ड मानते हैं हम। एक बोलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन उसको बोलते हैं, मान लो आपके पास 5 साल का समय है, 5 इयर्स। तो 5 साल के अंदर अंदर तो आप सारे ही इनपुट्स को चेंज कर सकते हो। तो उसके अंदर तो आप मशीनें भी बढ़ा सकते हो, जमीन भी बढ़ा सकते हो, मजदूर भी बढ़ा सकते हो। तो लॉन्ग रन बोलते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मजेदार बात यह है कि ना तो ये हमारे कोर्स में है ना ये हमारे कोर्स में है। हमारे कोर्स में है सिर्फ शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन ये कहता है कि इसमें हमारा एक फैक्टर तो वेरिएबल होगा, यानी जो चेंज हो जाएगा। इसमें हमारा एक इनपुट वेरिएबल होगा जो चेंज होगा, जैसे लेबर। और बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो इनपुट्स हैं वो फिक्स्ड होंगे। तो हमारे कोर्स में खाली यही होता है। तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्टडी हमने ये करी थी। इसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था वो ये कि मैंने आपको सिखाया था उस लेक्चर के अंदर कि प्रोडक्शन की एक खूबसूरती होती है, प्रोडक्शन का एक बिहेवियर होता है, एक खूबसूरती होती है। उस खूबसूरती में मैंने ये बताया था कि इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, कि आपने टोटल कितने पंखे बनाए, इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो मैंने इसकी कहानी कुछ ऐसे समझाई थी कि प्रोडक्शन की खूबसूरती के 3 पड़ाव होते हैं, 3 स्टेजेस बोलते हैं। सबसे पहले एक मजदूर ने बनाए थे 2 पंखे, फिर 2 मजदूर जब हुए तो उन्होंने मिलकर बना दिए 6 पंखे, फिर 3 मजदूर जब हुए तो उन्होंने मिलकर बना दिए 12 पंखे। तो मैंने ये बताया था कि शुरू में प्रोडक्शन जो होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद जब 4 मजदूर हुए तो उन्होंने बनाए सिर्फ 16 पंखे, फिर 5 मजदूर हुए तो बनाए उन्होंने 18 पंखे, 6 मजदूर जब हुए तो उन्होंने भी 18 ही बनाए। यानी फिर अगले पड़ाव में प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
और फिर मैंने बताया था कि जब 7 मजदूर हो गए तो वो सिर्फ 14 पंखे ही बना पाए, और 8 मजदूर जब हो गए तो वो सिर्फ 8 ही पंखे बना पाए। यानी तीसरे पड़ाव तक आते आते प्रोडक्शन कम हो जाती है उल्टा। ये प्रोडक्शन की खूबसूरती है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जिसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया था। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मार्जिनल प्रोडक्ट का, एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। 0 से हम 2 पे जंप करें, कितना चेंज आया? 2। 2 से 6 पे जंप करें, कितना चेंज आया? 4। 6 से 12 पे जंप करें, कितना चेंज आया? 6। 12 से 16 पे जंप करें, कितना चेंज आया? 4। 16 से 18 पे जंप करे, कितना चेंज आया? 2। 18 से 18 पर ही रहे, कितना चेंज आया? 0। 18 से 14 पर आ गए, -4। 14 से 8, -6। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और तीसरा मैंने बताया था एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसमें हम टोटल प्रोडक्ट को लेबर की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप 2/1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 12/3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 16/4 करोगे तो 4 आ जाएगा, 18/5 करोगे तो 3.6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 18/6 3, 14/7 2, 8/8 1। तो फिर मैंने ये सिखाया था थोड़ा सा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों का डायग्राम कैसे बनता है वो बताया था, जो आज बनाएंगे और भी, ताकि आगे की चर्चा कर सकें। तो वो भी मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। टोटल प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये शुरू में तेजी से भागता है, तो इसीलिए इसकी शेप जो होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, कॉन्वेक्स टाइप समझ लो। उसके बाद दूसरे पड़ाव में उसकी पीठ झुक जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़ी सी कॉनकेव समझ लो। और तीसरे पड़ाव में आके तो प्रोडक्शन फॉल हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह की शेप, ये इसकी खूबसूरती है। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इसी शेप से बनता है। दूसरा मैंने बताया था मार्जिनल प्रोडक्ट, जो पहले पड़ाव में बढ़ता रहता है, यहां तक पहुंच जाता है, दूसरे पड़ाव में गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और 0 तक पहुंच जाता है, और तीसरे पड़ाव में तो ये नेगेटिव हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और तीसरा मैंने बताया था एवरेज प्रोडक्ट। ये मैंने सिखाया था कि ये सबसे शांत स्वभाव का, सबसे नीचे रहता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे ही ये मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करता है तो इसे करंट लग जाता है, और ये करंट लगते ही नीचे चला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये होता है एवरेज प्रोडक्ट। तो ये लेक्चर 1 की कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी हमने रिवाइज कर ली, ठीक है ना। तो अब जो आगे पढ़ेंगे वो हम इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। तो आ जाओ फटाफट। तो अब ब्रांड न्यू हेडिंग डालो। सबसे पहले ब्रांड न्यू हेडिंग का नाम है, सर क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हेडिंग डालो फटाफट बच्चों, और इसका एक डायग्राम बना लो। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो ठीक है, लिखो मेरे साथ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये रिलेशनशिप की हेडिंग डाल दी, बाकी उसका डायग्राम भी अभी इतना बना लो, फिर साथ साथ में बनाते भी रहेंगे, साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, साथ साथ लिखना भी है। चलो तो लिखो सबसे पहले पॉइंट 1। When MP increases, then TP increases at increasing rate.
when MP increases, TP increases at increasing rate. ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझना, फिर आप बनाओगे डायग्राम पे। मैंने बताया था बच्चों कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो शुरू में बहुत तेजी से भागता है। तो जो आदमी शुरू में तेजी से भाग रहा होता है पूरे जोश के साथ, तो एकदम वो ऐसे करके भागता है, बिल्कुल चेस्ट आउट करके कि बस। तो जब टोटल प्रोडक्ट शुरू में भागता है तो उसकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है थोड़ा सा। तो इसको बोलते हैं टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इसे बोलते हैं कि वो इंक्रीजिंग रेट से भाग रहा है, यानी कि बड़े जोश में तेजी से भाग रहा है। तो जब ये होता है तो उसी दौरान एमपी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो नीचे वाला कर्व एमपी है और ऊपर वाला कर्व टीपी है। ठीक है, तो पहले उतना बना लो और फर्स्ट पॉइंट लिख लो, और यहां तक लिखकर मुझे थम्स अप भेज दो कि लिख लिया और डायग्राम भी बना लिया। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो व्हेन एमपी इंक्रीजेज, ठीक है, डन, देन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इनके रिलेशन का। सेकंड पॉइंट, व्हेन एमपी फॉल्स but remains positive, then TP increases at diminishing rate. तो when MP falls but remains positive, then TP increases at diminishing rate. तो इसका मतलब सर, ठीक है, तो इसका मतलब करते हैं। तो इसका मतलब ये, अब ध्यान से देखना पहले। अब MP जो है वो फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, लेकिन अभी तक पॉजिटिव है, अभी तक पॉजिटिव है। तो जब तक MP फॉल करेगा तब तक TP जो है, ये TP का कर्व, ये अब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ऐसे देखो, पीठ झुकी हुई है, ये थक गया, इसकी पीठ झुक गई, भाग रहा था शुरू में तेज, अब ये थक गया तो इसकी पीठ झुक गई। तो इसको बोलते हैं TP इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। इसे बोला जाता है TP इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है ना। तो अब वो बना लो और ये लिखकर थम्स अप भेज देना कि हो गया यहां तक। ठीक है, चलो वेरी गुड, आ गए सबके थम्स अप। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। पॉइंट नंबर 3, when MP is equals to 0, when MP is equals to 0, then TP is maximum. When MP is equals to 0, TP is maximum. तो इसका मतलब ये कि अब जैसे ही MP 0 होगा, यहां पर ये MP 0 हो गया, जैसे ही MP 0 हुआ यहां पर, तो वैसे ही TP जो है ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। ये पॉइंट क्या है? TP का मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होता है? ये TP का मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में ये कि व्हेन MP इज 0 तो TP इज मैक्सिमम।
ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 लिख के थम्स अप भेज दो फटाफट। ठीक है, ठीक है, फिर एक पॉइंट और लिखना है 4, फिर मैं पूछ लूंगा कि कोई डाउट तो नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4, व्हेन MP becomes negative, when MP becomes negative, then TP starts falling. Then TP starts falling. When MP becomes negative, then TP starts falling. तो इसका मतलब है अब थर्ड पड़ाव में MP नेगेटिव हो गया, MP नेगेटिव में चला गया, तो जब MP नेगेटिव में चला गया तो TP फॉल करेगा ऐसे। तो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ हो गया व्हेन MP बिकम्स नेगेटिव, जैसा आप देख रहे हो नीचे कर्व में, देन TP फॉल्स या TP स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है ना, तो TP जो है वो फॉल करेगा जैसा आप देख रहे हो डायग्राम में। तो ये रिलेशनशिप बच्चों 4 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर, तो चारों पॉइंट लिखने हैं और वो डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो थम्स अप भेज दो, कोई पूछना है पॉइंट तो पूछ लो। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो सबका थम्स अप आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा टीपी और एमपी का रिलेशनशिप। अब न्यू हेडिंग डालनी है, इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ये भी 3 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, तो ये 3 या 4। तो रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ठीक है ना। और डायग्राम वही, पहले इतना खोखला डायग्राम वही सेम इतना बना लो पहले, इतना, फिर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, व्हेन MP is greater than AP, when MP is greater than AP, then AP rises. When MP is greater than AP, then AP rises. ये बना MP और ये बना AP। ठीक है, तो पहले इतना बनाना जितना मैंने बनाया। व्हाइट वाला कर्व मेंशन कर देता हूं, व्हाइट वाला कर्व जो है वो MP है अभी यहां तक, और ऑरेंज वाला कर्व जो है वो AP है यहां तक। तो इस पॉइंट में लिखा है जब तक MP इज AP से बड़ा है, जब तक MP इज ग्रेटर देन AP, ठीक है ना। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर अभी व्हाइट वाला कर्व बड़ा है और ऑरेंज वाला कर्व छोटा है, मतलब नीचे है। तो जब तक MP इज ग्रेटर देन AP तब तक AP राइज कर रहा है, तब तक ये ऑरेंज कर्व देख रहे हो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो समझ आ जाए तो थम्स अप भेज देना। तो व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP, मतलब कि अभी MP जो है वो बड़ा है, वो ऊपर है, देन AP से बड़ा है अभी MP। तो व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP, देन AP राइजेस, ये राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, ये मतलब है। ठीक है, चलो आ गया सबका।
Second point, when MP is equal to AP, when MP is equal to AP, then AP is maximum. When MP is equal to AP, then AP is maximum. अब दोनों को टच कर देना, दोनों टच हो गए, ठीक है ना। तो जैसे ही दोनों टच हो गए, या मतलब दोनों बराबर हो गए, अब वो AP का मैक्सिमम आ गया बस। अब इसको करंट लग गया, मतलब ये अब AP का मैक्सिमम पॉइंट आ गया बच्चों, इस ऑरेंज वाले कर्व का अब ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया बस। अब इसको यहां पे करंट लग गया, तो लिखो थर्ड पॉइंट, व्हेन MP is less than AP, when MP is less than AP, then AP falls. When MP is less than AP, then AP falls. तो ये तो बना लो MP, और ये बना लो AP। तो अब आप देख सकते हो, अब थर्ड पॉइंट देख सकते हो। अब क्या हुआ थर्ड पॉइंट में, MP लेस देन है, अब MP छोटा हो गया और AP ग्रेटर है। तो व्हेन MP इज लेस देन AP, तो अब AP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो अब आप इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखोगे अगर, तो इस पॉइंट के बाद आपको थर्ड पॉइंट समझ आ जाएगा। तो व्हेन MP इज लेस देन AP, तो AP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फिर AP आप देखो ऑरेंज वाला कर्व फॉल होना शुरू हो गया। तो तीनों पॉइंट समझ आ जाएं और सारा नोट हो जाए, तो एक थम्स अप भेज देना कि भाई क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो क्लियर आ गया, सही है। ठीक है, तो बच्चों का क्लियर भी आ गया, थम्स अप भी आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान भी है बच्चों, ये पिछले वाले से ये थोड़ा आसान है, इसमें खाली 3 ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो एग्जाम में या तो ये रिलेशनशिप आएगा 3 नंबर का, तो आप ये रिलेशनशिप लिख दोगे, या रिलेशनशिप आएगा पिछला वाला वो भी 4 नंबर का, तो वो रिलेशनशिप लिख दोगे। तो दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप आ सकता है, दोनों रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया अपना। अब इसके बाद न्यू हेडिंग डालनी है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसमें लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, और इस हेडिंग का नाम है, ये तो आएगी ही 6 नंबर में, और ये 100% इसका क्वेश्चन आएगा। तो इस हेडिंग को सुंदर सुंदर लिखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसको प्यार से दूसरे शब्दों में कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है ना। तो आप मेन हेडिंग लिख लो सबसे पहले, मेन हेडिंग, तो बच्चों डायग्राम मैंने वही इस्तेमाल कर लिया जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था क्लास की स्टार्टिंग में, और जो हमने पिछले लेक्चर में भी बना रखा है, ठीक है। डायग्राम सेम ही बना लिया मैंने। तो मैं आपको 1 बाय 1 कुछ लिखवाऊंगा, और 1 बाय 1 फिर बताऊंगा कि ये समझ आया या नहीं। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये पूरा प्रोडक्शन जो हमने पढ़ी, प्रोडक्शन की खूबसूरती, इसका ये कानून बना दिया कि ये इसका कानून है, ये इसका लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, एक ही, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। तो पहले हम फर्स्ट पड़ाव के बारे में लिखेंगे, पहले पड़ाव में क्या हो रहा है वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ लिखो सबसे पहले स्टेज 1,
तो सबसे पहले लिखो स्टेज 1, तो लिखो with increase in variable input, comma, TP increases at increasing rate. TP increases at increasing rate, and MP and AP also rises. So with increase in variable input, TP increases at increasing rate, and MP and AP also rises. तो मुझे ये बताना लिखने के बाद कि ये जो अंग्रेजी लिखी और जो ये स्टेज 1 का डायग्राम दिख रहा है आपको, तो क्या अब आप इस बात से सहमत हो कि स्टेज 1 में मैं बोल रहा हूं टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, ये लिखवाया इसमें। तो ये स्टेज 1 की अगर अंग्रेजी समझ आ गई तो मुझे थम्स अप भेज देना। ठीक है, तो पहली स्टेज में, पहले पड़ाव में, पहले फेज में वो कह रहा है टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, है ना। और आप देख भी सकते हो, ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि दिखता रहे यहां पे, एमपी एंड एपी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो तीनों ही बढ़ रहे हैं, तीनों ही बढ़ रहे हैं, और टीपी तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेज 1। इसके बाद स्टेज 2, स्टेज 2 में लिखो with increase in variable input, with increase in variable inputs, comma, TP increases at diminishing, TP increases at diminishing rate, and both AP and MP falls, full stop. TP becomes maximum and MP becomes 0. TP becomes maximum and MP becomes 0. तो स्टेज 2 में कह रहा है कि वेरिएबल इनपुट के बढ़ते ही, मतलब लेबर के बढ़ते ही, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। टीपी जो है अब वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, एंड बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स, एपी और एमपी अब दोनों फॉल भी कर रहे हैं, और टीपी बिकम्स मैक्सिमम। ये देखो बताया था ना, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये है टीपी का मैक्सिमम पॉइंट। टीपी बिकम्स मैक्सिमम एंड एमपी बिकम्स 0। ये देखो ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट पे क्या था, एमपी बिकम्स 0। तो स्टेज 2 की कहानी जो है वो ये है, कुछ स्टेज 2 की कहानी कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, बोथ एपी एंड एमपी फॉल, एमपी बिकम 0 और टीपी बिकम मैक्सिमम। तो एक एक शब्द समझ आ गया स्टेज 2 का, तो थम्स अप भेज देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
तो समझ आ रहा है सबको, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो बच्चों है ही इतना आसान, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब स्टेज 3। तो स्टेज 3 में तो आपको बस दो ही बातें लिखनी है। स्टेज 3 में क्या होता है, टीपी फॉल्स और एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो इसमें लिखो स्टेज 3 में विद इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट्स कॉमा टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी गिरना शुरू हो जाता है, एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। बस इसमें तो यही लिखना है। तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, मतलब ये हम डायग्राम पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि टीपी जो है वो तो फॉल कर रहा है और एमपी जो है वो नेगेटिव में आ चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है। तो टीपी फॉल कर रहा है और एमपी नेगेटिव हो गया, बस इन्हीं दोनों के बारे में लिखना है। तो ये हो गई स्टेज 3। ठीक है, तो मुझे थम्स अप भेज दो समझ आ गया तो, और नोट हो गया तो। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के। इन्हीं को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस। ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। तो इसका क्वेश्चन बच्चों आता है 6 नंबर का, इसका क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, और इतना लिखने में सिर्फ आपको 2 या 3 ही नंबर अभी मिलेंगे। ठीक है ना, इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट एट ऑल कंप्लीट। ये तो अभी बेसिक है, लेकिन हाँ पहले इतना जानना जरूरी है। हाँ, स्टेज 3 में एपी के बारे में नहीं लिखना क्योंकि कुछ है नहीं, एपी का कुछ नहीं हो रहा, एपी तो बस फॉल कर रहा है। तो इसीलिए एपी के बारे में स्टेज 3 में हम नहीं लिखते क्योंकि कुछ है ऐसा नहीं लिखने लायक। चलो ठीक है, तो ऑल क्लियर बच्चों का। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये इसका क्वेश्चन आएगा लॉ का 6 नंबर का। तो आप डायग्राम तो चलो बना दोगे, 1 नंबर डायग्राम का मिल जाएगा। एक शेड्यूल बना दोगे जो मैंने स्टार्टिंग में बनवाया, चलो 1 नंबर उसका मान लो। ये कहानी लिख दोगे, 1 नंबर इसका मान लो। ठीक है ना, तो अभी 6 में से अभी तक तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है और जो आज की क्लास की यूएसपी है वो ये कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया वाई, कि सर ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में तो प्रोडक्शन ज्यादा हुई, फिर प्रोडक्शन धीरे हुई और फिर तो प्रोडक्शन कम हो गई। क्या आपके मन में सवाल आया कि नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, वाई? बोलो, सवाल आपके मन में ये आया वाई? हाँ आया, आना भी चाहिए बच्चों। अगर सवाल नहीं आ रहा तो इसका मतलब बेकार है आपकी पढ़ाई। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहे तो इसका मतलब बेकार पढ़ाई हो रही है। हाँ, तो ये आना चाहिए ना सवाल मन में, मन में ये सवाल आपके आना चाहिए कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2 मजदूर जब थे तो 6 पंखे बन गए, और जब 7 मजदूर हुए तो सिर्फ 14 ही पंखे बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चक्कर है, और ये 3 पड़ाव हैं क्या? तो वो समझते हैं बच्चों। तो मेरे साथ साथ फ्रेश पेज पे, बिल्कुल नए ताजे पेज पर आना है आपको, और आ जाओ सबसे पहले मेरे साथ साथ, और उसमें हेडिंग डालना स्टेज 1। मेरे साथ हेडिंग डालो स्टेज 1। चलो मैं भी डालता हूं, नहीं तो फिर लिखोगे नहीं ना आप। स्टेज 1, स्टेज 1 का नाम होता है, लिखो, स्टेज 1 को एक नाम भी दे रखा है, इसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसका नाम होता है स्टेज 1 का। तो इसका रीजन क्या है, क्यों प्रोडक्शन शुरू में तेज हो रहा है? ये देख रहे हो स्टेज 1 का डायग्राम बना रखा है मैंने, टीपी और एमपी, कि स्टेज 1 में ये टीपी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आओ इसको समझते हैं। तो बच्चों जी, ये मैंने यहां पर ले रखी है एक जमीन, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये फैक्ट्री सी बना दी मैंने। तो ये तो है एक फिक्स्ड फैक्टर, मतलब जिसको हमने लैंड बोल दिया, ठीक है जी। ये एक मशीन है, ये आप जो देख रहे हो नीले रंग की मशीन, ये भी एक फिक्स्ड फैक्टर है। यानी हमारी फैक्ट्री में मशीन एक ही रहेगी, ये फिक्स्ड है, और हमारी फैक्ट्री की जगह भी इतनी रहेगी, ये लैंड भी फिक्स्ड है। तो ये तो फिक्स्ड फैक्टर्स हो गए, ये फिक्स्ड इनपुट्स हो गए, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो शुरू में क्या होता है बच्चों, शुरू में हमने एक मजदूर को बुलाया, तो उसने 2 पंखे बना दिए, काम करा, पंखे बन गए। जब दूसरा भी उसके साथ आ जाता है, तो शुरू में क्या होता है, शुरू में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होती है। एक व्यक्ति अपना एक स्पेशलाइज काम करता है, दूसरा अपना कोई स्पेशलाइज काम करता है, या मान लेते हैं तीसरा लेबर और आ गया, वो अपना कोई और काम करता है। तो जब शुरू में प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है और 2 या 3 मजदूर आते हैं एक मशीन पे, तो वो इफेक्टिवली काम करते हैं, वो एफिशिएंटली काम करते हैं, वो बड़े स्पेशलाइज तरीके से काम करते हैं, या उनका एक डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। तो ऐसे में हमेशा प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मतलब प्रोडक्शन की रफ्तार जो है वो ज्यादा होती है। तो यानी कि एग्जाम में आपको लिखने के लिए 2 रीजन क्या मिले कि स्टेज 1 में प्रोडक्शन ज्यादा क्यों होती है, तेज क्यों होती है। एक रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन होता है लेबर का अच्छा। एक रीजन है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, ये अपना काम स्पेशलाइज करेगा, ये अपना करेगा, वो अपना करेगा। तो तीनों अपना अपना स्पेशलाइज्ड काम करेंगे, तो तीनों का जल्दी जल्दी काम होगा और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। तो शुरू में एफिशिएंसी ज्यादा होती है इन रीजंस की वजह से। इसके अलावा जब भी कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है बच्चों, तो शुरू में हमेशा सामान या रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो हम बल्क में खरीदते हैं। बल्क मतलब कि एक साथ इकट्ठा खरीदते हैं। और जब हम कोई सामान इकट्ठा खरीदते हैं ना बच्चों एक साथ, तो उसमें हमेशा हमें एक अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बड़े डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट, या जिसको अकाउंटेंसी में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो जब शुरू में हमें डिस्काउंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पैसे कम खर्च हुए और हमें सामान ज्यादा मिल गया। तो वो भी एक एफिशिएंसी ही होती है, वो भी प्रोडक्शन के लिए एक हेल्पफुल चीज होती है, वो भी हमारे रिटर्न्स को बढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं स्टेज 1 के अंदर प्रोडक्शन के तेजी से काम करने का जो कारण होता है वो ये होता है कि फिक्स्ड फैक्टर जो है यानी मशीन, और ये जो वेरिएबल फैक्टर हैं यानी लेबर, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ऑप्टिमम है, मतलब बड़ा सही है। एक मशीन पे 3 लोग काम कर रहे हैं, परफेक्ट, ये अच्छे से काम कर पाएंगे इस मशीन पे। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। तो ये बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे। देख रहे हो फैक्ट्री कितनी खुली खुली है, आराम से बैठेंगे दूर दूर, आराम से स्पेशली अपना काम करेंगे। तो शुरू में हमेशा प्रोडक्शन जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ती है। तो इसीलिए स्टेज 1 के अंदर आप देखते हो कि टीपी का कर्व इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। चलो, तो मुझे एक बार थम्स अप भेज के बताओ कि समझ आया, या कुछ पूछना है आपको कोई पॉइंट तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अंडरस्टैंडिंग तो एक चीज हो गई, बाकी एग्जाम के लिए है ना, हमको तो आंसर भी लिखना है। तो एग्जाम में आप क्या क्या लिखोगे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो आप चाहे तो नोट कर लेना, अदरवाइज बुक में तो है ही है हमारी। एक रीजन आप दे देना डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स, चौथा बल्क डिस्काउंट,
तो आप 4 रीजन दे सकते हो। आपके पास स्टेज 1 के 4 रीजंस हो गए लिखने के लिए। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो सब बच्चे एक सुर में कह रहे हैं क्लियर। ठीक है, तो मैं अब बढ़ता हूं स्टेज 1 से आगे। तो एग्जाम में स्टेज 1 लिखनी है, उसका नाम लिखना है और उसके 4 रीजन लिखने हैं। 4 नहीं तो कम से कम 3 जरूर लिखने हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब हमने मजदूरों को और बुलाना शुरू करा। अभी तो अच्छा खासा काम चल रहा था, एक मशीन पे 3 लोग काम कर रहे थे। अब मैंने और मजदूरों को बुलाया, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो क्या होगा, और मजदूर आ गए। तो अब आप लिखो स्टेज 2। स्टेज 2। तो स्टेज 2 का सर नाम क्या है? स्टेज 2 का नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो अब तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग आ गए। मशीन एक ही है बच्चों, मशीन तो देखो फिक्स्ड रहेगी, है ना, पहले ही हमने डिसाइड कर लिया। मशीन बढ़ेगी नहीं, लैंड बढ़ेगी नहीं, तो फैक्ट्री भी उतनी ही है, मशीन भी एक ही है। अब सोचो, इमेजिन करो, एक मशीन पर 7 लोग चढ़ के काम कर रहे हैं, एक ही मशीन पर, वो भी कर रहा है, 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 7 लोग एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं। तो क्या ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हुआ? अब एक बार पहले वाला केस देखो भाई, एक मशीन पे 3 मजदूर काम कर रहे थे, हम कह रहे थे ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, बेस्ट है, ये बेस्ट है। मान लो एक पिज्जा बना रहे हो आप, तो पिज्जा एक जना बनाए या 2 बनाए तो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक ही पिज्जा बनाने के लिए 7 लोग चढ़ गए, तो एक ही मशीन पर बेचारे एक ही फिक्स्ड फैक्टर पर कितने सारे वेरिएबल फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ही फिक्स्ड फैक्टर के साथ 7 वेरिएबल फैक्टर जुड़ गए, तो बच्चों पता है क्या होता है? तो वी आर गोइंग बियॉन्ड आर ऑप्टिमम कैपेसिटी, या वी आर नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। तो ऐसे में पता है क्या होता है? एफिशिएंसी कम हो जाती है। कभी आप खुद सोचो, एक छोटी सी चीज बनाओ, एक पिज्जा बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और एक किचन के अंदर 7 लोग खड़े हो जाओ, 7 पीपल एक साथ खड़े हो जाओ, और पिज्जा एक ही हो, और 7 लोग उसमें बनाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ, तो उल्टा क्या होगा? बेकार भी बनेगा, कम भी बनेगा। तो जो 3 लोग अच्छे से काम कर रहे थे, पहले अच्छे से ऑप्टिमम काम कर रहे थे, मजदूरों की संख्या बढ़ते ही यहां थोड़ी भीड़ हो गई। यहां पर क्या हुआ? अब हमारा कॉम्बिनेशन ये अच्छा नहीं रहा, तो इससे मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, अब इनकी एफिशिएंसी थोड़ा कम हो गई। अब डिवीजन ऑफ वर्क तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई 2 3 जने घुस जाएंगे एक साथ। अब जगह भी कम हो गई, भाई फैक्ट्री की जगह तो इतनी थी, अब इसमें 7 लोग आ गए, तो थोड़ी जगह सबको कम मिलेगी। तो ऐसे में एफिशिएंसी का कम होना कंपलसरी है, होगी ही होगी। तो जैसे ही हमारी एफिशिएंसी कम हुई, या हम इसको ये भी बोलते हैं कि मशीन तो हमने एक ही रख रखी है और हम मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन मशीन का काम तो मशीन करेगी, उसके लिए मजदूर थोड़ी ना बढ़ाने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए था? प्रोडक्शन अगर बढ़ानी भी थी तो इसे ना बुलाते, इसे ना बुलाते, इसे ना बुलाते, इसकी जगह एक मशीन खरीद लेते। लेकिन वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मशीन एक ही रखनी है हमको फिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मजदूरों को बुला रहे हैं। तो पर उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे एफिशिएंसी ही कम होगी, और इसी कारण से टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब प्रोडक्शन तो हो रही है पंखों की, लेकिन धीरे धीरे होगी। अब प्रोडक्शन धीरे धीरे होगी, तो इसीलिए टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये कारण होता है, मतलब इसमें 2 ही कारण होते हैं बस स्टेज 2 के, कि एक तो हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन से आगे निकल आ गए, बियॉन्ड निकल आ गए, और ये कोई ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अब नहीं है, और एक ये कि एफिशिएंसी जो है वो कम होती रहेगी, इसीलिए प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे चलो, तो अब समझ आई बात? तो भेजो थम्स अप, नहीं तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है, मतलब पूछ रही है कि वाई लेबर इज इंक्रीज्ड। तो देखो ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहां पे लेबर है, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम लेबर इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, इसलिए हम लेबर को बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमें टेक्निकली मशीन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं तो फिर तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा। लॉन्ग रन में आप मशीन भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारी तो शॉर्ट रन की स्टडी है, हम तो कोर्स में शॉर्ट रन पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन की मजबूरी ये होती है कि आप मशीन नहीं बढ़ा सकते, मशीन एक ही रहेगी। अगर बढ़ाना है तो मजदूरों को बढ़ाओ बस। तो इसीलिए हम लेबर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, तो सबका थम्स अप आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इमेजिन करो, वही फैक्ट्री, वही मशीन, अभी तो 7 मजदूर थे, अब और मजदूर आ जाएंगे। तो सोचो स्टेज 3 में अब क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, स्टेज 3, स्टेज 3 का नाम होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ओ माय गॉड, ये तो देखा भी नहीं जा रहा। स्टेज 3, अब वही मशीन बेचारी, एक मशीन, वही जगह, ये तो हम बढ़ा नहीं सकते। और हम मजदूर पे मजदूर, मजदूर पे मजदूर, मजदूर पे मजदूरों को बुला रहे हैं। गिनो कितने लेबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब मजदूर पे मजदूर हम बढ़ाते रहेंगे। तो अब आप सोचें बच्चों, जगह लिमिटेड, मशीन एक, तो अब इतनी ही एक फिक्स्ड फैक्टर है, और उसी मशीन पर 16-16 लोग आकर अगर काम करना शुरू कर देंगे तो आधों की तो लड़ाई हो जाएगी आपस में, केओस मच जाएगा, और एफिशिएंसी तो मतलब खत्म क्या, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए स्टेज 3 तक पहुंचते पहुंचते तो ऐसा हाल हो जाता है कि जो पहले पंखे बन भी रहे थे, उल्टा प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसीलिए स्टेज 3 में टीपी जो है वो क्या करता है, फॉल कर जाता है। तो स्टेज 3 जो है वो तो आपको अपने आप दिख ही गया कि स्टेज 3 का मतलब क्या, कि हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन से तो बहुत ही आगे आ गए, यानी ये तो बिल्कुल ही बेकार कॉम्बिनेशन है, और एफिशिएंसी तो इसमें बिल्कुल ही 0 हो चुकी है। तो इसीलिए स्टेज 3 के अंदर तो टीपी फॉल कर जाता है। तो भेजो थम्स अप, बात समझ आई तो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, सचलीन पूछ रही है, सर अगर हम लेबर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अभी मैं इस पे आना ही है वैसे। चलो आपने पूछा तो अभी बता देता हूं। मैं एक बार पूरा टीपी बना रहा हूं बच्चों, पूरा टीपी बना लेता हूं, हालांकि ये स्टेज 3 का यही होता है। अब पहले स्टेज में वो इंक्रीजिंग हुआ, दूसरे स्टेज में डिमिनिशिंग हुआ, है ना, ऐसा होता है। तो अगर मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मान लो यहां रुक गया मैं और लेबर नहीं बढ़ाता, तो मेरा प्रोडक्शन सिर्फ इतना ही होगा, मान लो 4 यूनिट का। तो मुझे और लेबर बढ़ानी पड़ती है, मैं 5 लेबर लगाऊंगा। जब 5 लेबर लगाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन हो गया मान लो 16। फिर मैं और मजदूर लगाऊंगा, मान लो मैंने ये यहां तक लगा दिए, तो मेरा अब प्रोडक्शन हो जाएगा मान लो 18। तो टेक्निकली मैं मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ा रहा हूं, ताकि मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो। हां, लेकिन ध्यान से सुन लेना, कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी दुकानदार को कभी भी स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। बताओ, अगर हम स्टेज 3 में भी प्रोडक्शन करने पहुंच गए,
हम और मजदूर बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा स्टेज 3 में प्रोडक्शन करोगे तो। देखो मान लो आप यहां पे आ गए तो यहां पर आओगे तो उल्टा अब आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पहले 18 बना रहे थे अब शायद 15 बनाओगे। तो कभी भी स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करनी। तो प्रोड्यूसर हमेशा कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस करता है? स्टेज 2 में, क्योंकि यहां इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो प्रोड्यूसर के लिए बस ये स्टेज 2 होती है, वो इसमें प्रोड्यूस करे, स्टेज 3 में तो कभी भी ना करे। तो आपका डाउट क्लियर हो गया और मेरी बात भी हो गई वैसे, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूसर स्टेज 1 में ऑपरेट करे या स्टेज 2 में करे या 3 में करे? क्या आंसर लिखोगे एग्जाम में? हाँ, वेरी गुड, यस। तो ये आंसर लिखना है बिल्कुल। तो इसका आंसर है कि प्रोड्यूसर स्टेज 1 में भी ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बच्चों अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी से थोड़ी ना रुक जाओगे आप। और स्टेज 2 में आप हमेशा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि यहां आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। और स्टेज 3 में तो भूल कर भी कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो प्रोड्यूसर ना तो 1 में ऑपरेट करेगा ना 3 में ऑपरेट करेगा, वो कहां करेगा? हमेशा 2 में। हाँ सही, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये थी बच्चों कहानी। आई होप आपको समझ आई हो। देखो है ना, तो ये रीजंस होते हैं। स्टेज 1 कितना साफ सुथरा अच्छा सा, स्टेज 2 थोड़ी सी भीड़ हो गई, और स्टेज 3 में तो बस हे प्रभु ओवर। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, इस वजह से प्रोडक्शन बिहेव करता है डिफरेंटली। क्लियर हो गई कहानी? चलो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा और एक न्यूमेरिकल आप करोगे अपने आप। चलो जी, तो ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है कोई नहीं, यहां पे देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराऊंगा और 7 जो है फिर वो आप करके मुझे बताओगे फटाफट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है ना, ये बच्चों एग्जाम में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर के। लेबर दे रखी है और टोटल प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे मैं सिखा देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन में आप निकाल पाओ। बच्चों टोटल प्रोडक्ट 1 लेबर है और 50 टोटल प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब जब 0 लेबर रही होगी तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 ही रहा होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कितना जंप हुआ। तो हम 0 से 50 पर आए तो 50 का जंप हुआ, 50 से 90 पर आए तो 40 का जंप हुआ, 90 से 120 पर आए तो 30 का जंप हुआ, 120 से 140 पर आए तो 20 का जंप हुआ, 140 से 150 पर आए तो 10 का जंप हुआ, 0 -10 -20। तो इस तरह से तो निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। और फिर वो कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट निकालो। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। टोटल प्रोडक्ट है 50, तो 50 अपॉन 1, फिर 90 अपॉन 2, 120 अपॉन 3, 140 अपॉन 4, 150 अपॉन 5, 150 अपॉन 6। तो ये कितना होगा 150 अपॉन 6? ये हो जाएगा 25। फिर 140 अपॉन 7 और 120 अपॉन 8। तो ये कितना हो गया 15। बोलो समझ आ गया? तो मुझे थम्स अप भेजो फटाफट अगर दोनों चीजें समझ आ गई तो फिर अगला आपको करना है। ठीक है, थम्स अप आ गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सबने एक सुर में थम्स अप भेज दिया, वेरी गुड। तो बस बच्चों एक क्वेश्चन आप करोगे फिर छुट्टी।
चलो, तो सर हम कौन सा करेंगे? आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द टेबल, ठीक है ना? तो वही, इसमें ये लेबर मान लो दे रखी है, ये है टोटल प्रोडक्ट, ये आप निकालोगे, एवरेज प्रोडक्ट आप निकालोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है 20, 16, 12, 8, 4, 0, -8, ठीक है? तो पहले आप टीपी की वैल्यूज भेजना मुझे, कॉमा कॉमा लगा के टीपी की वैल्यूज भेजना,